प्रिय पाठकों, मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष जन कवि नागार्जुन द्वारा रचित कविता बादल को घिरते देखा है लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो हमेशा की तरह आइए कविता की ओर अग्रसर होने से पहले कविता से जुड़ी कुछ बातों को जान लेते हैं। यह कविता नागार्जुन जी की कविता संग्रह युगधारा में संकलित है। इसमें नागार्जुन जी ने हिमालय पर्वत के साथ साथ प्राकृतिक छटा का विभिन्न रूपों में वर्णन किया है। उनका यह प्राकृतिक वर्णन इतना उत्कृष्ट बन पड़ा है कि एक आलोचक के शब्दों में हिमालय के अनुपम सौंदर्य को अपनी चेतना से इस कदर प्रतिकृत कर सकने की काव्य शक्ति कालिदास आदि के बाद हिंदी के जिन कवियों में प्रकट हुई है, उनमें जन कवि नागार्जुन जी की प्रस्तुत कविता का स्थान महत्वपूर्ण है। हिमालय और वहाँ घटित होने वाली संपूर्ण प्राकृतिक सौंदर्य की जीवंता इस कविता में मूर्त हो उठे हैं। 16 मात्राओं के साथ 14 छंद में विन्यस्त यह काव्यानुभूति अपनी लयात्मकता में भी बेजोड़ है। इसमें नागार्जुन जी ने बादल की प्रकृति के बारे में बहुत ही सजीवता से अपना चिंतन व्यक्त किया है। कविता के अनुसार यह बादल कालिदास के मेघदूत है जो विरही के पास संदेश लेकर जाते हैं। इन्हीं बादलों के साथ कस्तूरी मृग की बेचैनी बर्फीली घाटियों में क्रंदन करते चकवा चकवी और किन्नर किन्नरियों के काल्पनिक चित्रण को बादल के साथ साथ तादात्म्य कर नागार्जुन जी ने प्रस्तुत किया है। काल्पनिक दृष्टि से देखा जाए तो प्रस्तुत कविता कालिदास एवं निराला की काव्य परंपरा के सारथी भी है। तो आइए कविता की ओर अग्रसर होते हैं। यह कविता थोड़ी लंबी होने के कारण मैंने इसे 2 भागों में बांटा है। आज हम पहले भाग के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। कविता में आए हुए कठिन शब्दों को मैंने लाल रंग से दर्शाया है एवं इनके अर्थों को ठीक नीचे नीले रंग से दर्शाया हूँ। तो आइए कविता के पाठन की ओर बढ़ते हैं। कमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। हाँ, मैंने बादल को घिरते देखा है। तो आइए पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ जनवादी कवि नागार्जुन जी की कविता बादल को घिरते देखा है से लिया गया है। इसमें नागार्जुन जी ने हिमालय के शिखरों पर बादलों के घिरने का वर्णन किया है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में नागार्जुन जी कहते हैं कि मैंने श्वेत रंग के हिमालय पर्वत की चोटियों पर बादल को घिरते देखा है। नागार्जुन जी आगे कहते हैं कि बादल के जल की मोती जैसी छोटी छोटी शीतल बूंदों को मैंने मान सरोवर में खिले हुए सुनहरे रंग के कमलों पर गिरते देखा है। हाँ, मैंने बादल को घिरते देखा है। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो प्रस्तुत पंक्तियों में अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश एवं ध्वनि साम्य अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। तुंग हिमालय के
कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आ आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विष तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है। हाँ, मैंने बादल को घिरते देखा है। तो आइए पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में हिमालय पर स्थित मानसरोवर में तैरते हुए हंसों का वर्णन किया गया है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। यहाँ नागार्जुन जी कहते हैं कि ऊंचे हिमालय पर्वत के कंधों पर अर्थात हिमालय पर्वत के ऊपर छोटी बड़ी अनेक झीलें स्थित है। इन झीलों में मैदानी क्षेत्रों की वर्षा ऋतु की उमस से व्याकुल होकर आने वाले हंसों को हिमालय की झीलों के सांवले और नीले रंग के जल में तैरते हुए तथा कमलनाल के कड़वे और मीठे तंतुओं को खोजते हुए देखा है। हाँ, मैंने बादल को घिरते देखा है। इस प्रकार इन पंक्तियों में हम विशेष की बात करें तो यहाँ अनुप्रास तथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो, अगल बगल रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होगी, निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई का, बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे, सैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, मैंने बादल को घिरते देखा है। तो आइए पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में चकवा चकवी के विरह मिलन का वर्णन हुआ है। आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। इस अंश में नागार्जुन जी ने वसंत ऋतु की मादकता, चकवा चकवी का मिलन तथा कस्तूरी मृग की व्याकुलता का स्वाभाविक वर्णन किया है। यह नागार्जुन जी कहते हैं कि वसंत ऋतु के सुप्रभात में मंद मंद हवा चल रही थी तथा प्रातःकाल के सूर्य की किरणें अपनी कोमल आभा चारों ओर फैला रही थी, जिससे आसपास के शिखर स्वर्णिम से प्रतीत हो रहे थे। एक कहावत के अनुसार साबित होने के कारण अर्थात श्राप के कारण चकवा चकवी एक दूसरे से अलग होकर सारी रात बितानी पड़ती है, जिससे वह चकवा चकवी पूरी रात एक दूसरे से वियोग के कारण विलाप कर रोता चिल्लाता रहता है। परंतु प्रातःकाल के ऐसे मोहक वातावरण में रात्रि में विरह के अभिशाप से व्याकुल चकवा चकी का अभिशप्त जीवन क्रंदन अब शांत हो गया है और वे मानसरोवर झील के किनारे बिछी हुई शैवाल की हरी चादर पर प्रणय कीड़ा कर रहे हैं, अर्थात वे रात्रि के वियोग के पश्चात पुनः मिलन से अत्यंत खुश है। नागार्जुन जी पुनः कहते हैं कि मैंने ऐसे दृश्य को देखा है। हाँ, मैंने हिमालय पर बादलों को घिरते देखा है। इन विषय पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ अनुप्रास, ध्वनि साम्य तथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो चलिए आगे की पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। दुर्गन बर्फानी घाटी में शत सहस्र
फूट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरन तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है। हाँ, मैंने बादल को घिरते देखा है। तो आइए पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। इन पंक्तियों में नागार्जुन जी ने कस्तूरी हिरण की गतिविधियों का वर्णन किया है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में नागार्जुन जी कहते हैं कि हिमालय की दुर्गम बर्फीली घाटियों में जिनकी ऊंचाई सहस्रों फीट है, उस ऊंचाई पर जमी हुई बर्फ की घाटी ही बहुत दुर्गम है और वहाँ तक पहुँचना भी बहुत मुश्किल है। ऐसी घाटी में सागर तल से सैकड़ों और हजारों फीट की ऊंचाई पर कस्तूरी हिरण रहता है। उसकी नाभि न उसे और न ही किसी और को दिखाई देती है। उस नाभि से उठने वाली कस्तूरी की गंध मतवाला अर्थात मन को मोह लेने वाली होती है। उस गंध से आकर्षित होकर वह हिरण उसे पाने के लिए इधर उधर दौड़ता रहता है, पर वह गंध उस हिरण की नाभि से आ रही है, इसे वह नहीं समझ पाता। वह हिरण दौड़ते दौड़ते थक जाता है, अर्थात वह सुगंध उसे नहीं मिलती है। तो कस्तूरी वाला वह हिरण अपनी असफलता के कारण अपने आप पर ही चिढ़ जाता है। नागार्जुन जी आगे कहते हैं कि मैंने उस चिढ़े हुए हिरण को देखा है। हाँ, मैंने बादल को घिरते देखा है। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ अनुप्रास एवं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार मैं अंततः यही कहूँगा कि इस कविता में नागार्जुन जी ने हिमालय के प्रकृति सौंदर्य का बहुत ही अनुपम एवं मनोहर चित्रण प्रस्तुत किया है। इस प्रकार आगे की पंक्तियों की व्याख्या अगली वीडियो अर्थात भाग 2 में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा कहना चाहूँगा। नमस्कार।